तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की आज़ादी और बंटवारे के बारे में। 1947 के दौरान भारत को आज़ादी मिली। India will awake to life and freedom. लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत के साथ। भारत को आज़ादी मिलते ही मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधाराओं की वजह से भारत के 3 टुकड़े हो गए, भारत, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो आगे चल के बांग्लादेश बना। जब भारत में आंदोलन चल रहे थे, आंदोलनकारी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे देश को आज़ाद करने की, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ के मुस्लिम लीग ज्वाइन की, क्योंकि वो 2 नेशन थ्योरी में बहुत ज़्यादा मानते थे। और ये थ्योरी ये कहती थी कि मुस्लिम्स और हिंदू 2 अलग अलग सभ्यताएं होने के कारण एक देश में नहीं रह सकती। इसी कारण से मोहम्मद अली जिन्ना का ये कहना था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाया जाए। इसका नाम रखा उन्होंने पाकिस्तान। जब पार्टीशन का समय आया तब ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय सर माउंटबेटन और उनके साथी सर रेडक्लिफ के साथ भारत का पार्टीशन का प्लान ड्रॉ किया गया। उस समय भारत की पॉपुलेशन और प्रिंसली स्टेट को ध्यान में रखते हुए भारत के 3 हिस्से किए गए। पूर्वी हिस्सा जिसमें ईस्ट पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा, ये सारे हिस्से आते थे, उसे वेस्ट पाकिस्तान कह के पुकारा गया। उसके बाद जो पाकिस्तान बना वो ईस्ट पाकिस्तान था। भारत में मुस्लिमों की पॉपुलेशन 2 तरफा होने के कारण 3 हिस्से किए गए। भारत को आज़ादी के साथ बंटवारे का भी सामना करना पड़ा। इसमें काफी ज्यादा खून खराबा धर्म और जाति के नाम पे हुआ था। जब भारत देश आज़ाद भी हो रहा था तब अंग्रेजों ने सारी ताकत प्रिंसली स्टेट के हाथों में दे दी। ये प्रिंसली स्टेट ज्यादा कुछ नहीं, बस भारत के पहले वही राजा थे जो पहले भारत में राज किया करते थे अपनी छोटी छोटी रियासतों के अंदर। जब इन प्रिंसली स्टेट के पास वापस ताकत गई तब अंग्रेज ने 3 तरह के मुख्य उपाय छोड़ के गए, या तो भारत के साथ जाए, या तो पाकिस्तान के साथ जाए, या तो स्वतंत्र रह के अपना एक अलग देश बनाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने काफी कोशिश की ज्यादा से ज्यादा रियासतों को अपनी तरफ लाने की, ज्यादा रियासतों को सहूलियत देने की बात की गई। जैसे जूनागढ़ के राजा को ये कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान में आओगे तो फिर भी हम आपको राजा ही बनाएंगे, आपको एक अलग स्टेट का दर्जा भी देंगे, आपकी अपनी सेना होगी, आपकी अपनी एक अलग मुद्रा होगी, आप अपने हिसाब से राज कर सकते हो, इवन आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी हम कोई तकलीफ नहीं देंगे। इस तरह की काफी बातें उन्होंने की। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी सारे रियासतों को भारत में जुड़ने के लिए मना लिया। इसी के साथ भारत का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान को और भारत को आज़ादी मिलने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में जाके, जो पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी थी, एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने ये कहा कि पूरे पाकिस्तान की एक ही भाषा होगी, उर्दू। लेकिन इस भाषण देने के बाद एक समस्या खड़ी हुई। बात ऐसी है कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम ज्यादातर बंगाली बोली करते थे, उनकी बोली बंगाली थी, और उत्तरी पाकिस्तान के रहने वाले मुस्लिम उर्दू बोला करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी उर्दू ही बोला करते थे। इसीलिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान की मातृभाषा उर्दू भाषा का गठन किया। यही से पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश बनने की लहर उठ खड़ी हुई। ये बात सिर्फ भाषा की नहीं, एक प्रकार की आइडेंटिटी की भी थी। बंगाली लोग अपनी मातृभाषा, अपने कल्चर से बहुत ज्यादा लगाव करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि उर्दू उनके ऊपर थोपी गई है। इसीलिए बांग्लादेश की निर्माण भी इसी भाषण के साथ हुई, और इस भाषण को देने के बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो गया। जब भारत का पार्टीशन हो रहा था तब माउंटबेटन के साथ सर रेडक्लिफ भी भारत आए थे। रेडक्लिफ इससे पहले कहीं भारत नहीं आया था और उसे ये काम सौंपा गया था महज 5 सप्ताह के अंदर करने के लिए। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना भी हुई। रेडक्लिफ ने बिना कुछ सोचे समझे ये कह दिया कि पाकिस्तान के पास अपना कोई बहुत बड़ा मेजर शहर नहीं है, इस कारण पंजाब की राजधानी लाहौर को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। और इससे ज्यादा बड़ी बात और भारत के लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि लाहौर भारत के लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिक और एक कल्चर हब भी था। इस बंटवारे के तुरंत बाद लाहौर में कई लाशें भी बिछ गई धर्म के नाम पे। पाकिस्तान में 8 साल के बाद एक मिलिट्री तख्ता पलट भी हुआ था, जिसे लीड कर रहे थे अयूब खान। अयूब खान ने सक्सेसफुली इस्कंदर मिर्जा सरकार को गिरा के पूरे पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ली और वो पाकिस्तान के नए नेता के तौर पर उभरे। उन्हें ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि अयूब खान का यह मानना था कि पूरा पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान है। इस्लामाबाद नाम से एक शहर का भी निर्माण किया, जो आगे चल के पाकिस्तान की राजधानी भी बनी। एक बार अयूब खान और पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो मिले और उन्होंने एक बार चर्चा की शेख मुजीबुर रहमान को लेकर। उनका यह मानना था कि शेख मुजीबुर रहमान एक भारतीय एजेंट है, और उन्होंने पूछा अयूब खान से, क्या आपको ये लगता है? और अयूब खान ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग करके एक पार्टी का गठन किया
और इलेक्शन के दौरान उन्होंने बहुमतों से पूरे पाकिस्तान पर सत्ता भी हासिल की। देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनना था, लेकिन क्योंकि अयूब खान को वो पसंद नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन और पार्लियामेंट दोनों को रद्द कर दिया। अयूब खान के बाद याया खान अगले राष्ट्रपति के तौर पे आए और वो भी ईस्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं करते थे। याया खान को मूवीज, शराब और औरतों का बहुत ज्यादा शौक होने के कारण याया खान को लेडीज मैन भी कहा गया। इसके बाद याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट भी शुरू करवाया। इस सर्च लाइट की कमांड जनरल टिक्का खान, जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनके हाथों में सौंपी गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर करीबन 30 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और जितने भी प्रोटेस्ट थे उन्हें दबा दिया। 1968 में उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर सिचुएशन खड़ी हो गई। बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद जनरल टिक्का खान ने जो 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा, उसकी वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी अपना देश छोड़ के भारत की ओर रुख करने लगे। ये बांग्लादेशी ज्यादातर भारत के राज्य वेस्ट बंगाल में आके रुके थे। इसकी वजह से भारत के अंदर एक शरणार्थी क्राइसिस शुरू हो गया। पहले ही बंटवारे की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खराब थी, देश में भूखमरी भी थी। इन सब चीजों को देखते हुए भारत की पीएम इंदिरा गांधी ने एक दिन सैम मानेकशॉ को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा, क्या हम पाकिस्तान के साथ एक जंग कर सकते हैं? सैम मानेकशॉ ने सोचा और कहा, आप जंग जीतना चाहती है या सिर्फ जंग को लंबा खींचना चाहती है? इंदिरा गांधी ने कहा, मैं जंग जीतना चाहती हूँ। सैम मानेकशॉ ने कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे जंग की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद 3 दिसंबर रात को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय आर्मी तैयार होने से पहले ही भारत देश वॉर की स्थिति में पहुंच गया था। वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से फौज आ रही थी और ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से भी। सैम मानेकशॉ की अपनी सूझबूझ के कारण उन्होंने एक प्लान बताया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका पे हमला ना करते हुए उनके 2 राज्य खुल्ला और चित्तगांव पर सिर्फ कब्जा करके बैठ जाएंगे, ढाका तो अपने आप ही गिर जाएगा। उनकी ये रणनीति ने काम भी किया, जिसके बाद वेस्ट पाकिस्तान की ओर फौज भेज के वेस्ट पाकिस्तान की फौज को भी हरा दिया गया। जनरल सैम मानेकशॉ ने जनरल जैकब और उनके साथ जनरल अरोड़ा को ढाका भेजा, जहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स के कमांडर ए न्याजी भी थे। न्याजी को जब सरेंडर रिटर्न दिखाया गया तब वो भावुक हो गए और कुछ वक्त कुछ नहीं बोला। फिर जनरल न्याजी ने खाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही जनरल जैकब ने उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया। इसे सरेंडर ब्रेकफास्ट भी कहा गया। इसके बाद जनरल अरोड़ा और जनरल न्याजी एक टेबल पे बैठे और उन दोनों ने सरेंडर लेटर पे साइन किया, जिसके बाद पाकिस्तान सेना के 90,000 से भी ज्यादा सिपाहियों ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश आजाद हुआ और भारत की जंग भी जीता। सरेंडर के दस्तावेजों पे साइन करने के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला में एग्रीमेंट हुआ, जिसे शिमला एग्रीमेंट कहा गया। इस एग्रीमेंट के तहत भारत की पीएम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला शहर में मिले और उन्हें शिमला एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता की तरह था। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद दोनों ही देशों में जंग की स्थिति नॉर्मलाइज हुई। बांग्लादेश को एक्सेप्टेंस भी मिली और 93,000 सिपाही जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर सरेंडर किया, उन्हें भी भारत ने वापस पाकिस्तान को लौटा दिया। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो वापस पाकिस्तान गए। उन्होंने मिलिट्री शासन को हटा के वहाँ पे इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति भी बने। लेकिन उनका राज ज़रा समय तक चला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के एक जनरल जिया उल हक ने एक और मिलिट्री कू करके जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिरा दी, जिसके बाद जिया उल हक ने पूरे पाकिस्तान में मिलिट्री शासन लगा दिया और इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू किया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिया उल हक की सरकार ने काफ़ी इस्लामिक चेंजेस किए, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो हम आज की तारीख में भी देखते हैं। उसके बाद जनरल टिक्का खान के साथ क्या हुआ? जनरल टिक्का खान जब वापस पाकिस्तान गए तब उन्हें कई मिलिट्री राष्ट्रीय समझौते और बातों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें मिलिट्री छोड़ के पॉलिटिक्स में कदम रखा। जब उनकी मृत्यु भी हुई 2006 में, तब उन्हें रावलपिंडी के अंदर पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। लेकिन हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश के अंदर 30 लाख लोगों को मार दिया, जिसकी वजह आज भी बांग्लादेश के अंदर जनरल टिक्का खान को बंगाल बुचर भी कहा गया है और कहा जाता रहेगा।